नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक ऐसे जासूस की जिसने भारत के 20,000 से ज़्यादा सैनिकों की जान बचाई और जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। साल 1981 और जगह पाकिस्तानी सेना का रावलपिंडी हेडक्वार्टर। सुबह की धुंध अभी छटी नहीं थी। वर्दी पहने 29 साल का एक नौजवान तेज कदमों से अपने दफ्तर की ओर बढ़ रहा था। कसरती बदन, तीखे नैन नक्श और रोबीली शख्सियत जैसे फिल्मी किसी हीरो का हो। उसकी चमकती नेम प्लेट पर नाम लिखा था, मेजर नबी अहमद साकिर। मेजर नबी अपने केबिन में दाखिल हुआ। कोट उतारकर कुर्सी पर रखते ही उसकी निगाहें बगल की मेज पर पड़ी। वहाँ मोस्ट सीक्रेट की लाल मुहर लगी कुछ नई फाइलें रखी थी। नबी ने इधर-उधर देखा, कोई हलचल नहीं थी। उसने गहरी सांस ली और फाइलें उठाकर पन्ने पलटने लगा। अब मेजर के चेहरे की रंगत उड़ने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें भी उभरने लगी। फाइल में लिखा था, पाकिस्तानी फौज अब राजस्थान बॉर्डर की तरफ कूच करेगी। टैंक, तोपें और भारी असलहा रवाना करने की तैयारी मुकम्मल की जाए। उसने बुदबुदाते हुए फाइल वापस रख दी। शाम को जब नबी घर पहुंचा तो बीवी अमानत दरवाजे पर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम नबी साहब, बड़े थके थके लग रहे हैं, चाय लाऊं क्या? नबी ने बिना नज़रें मिलाए धीमे से कहा, नहीं अमानत, मन नहीं है, ज़रा आराम करना चाहता हूँ। अमानत का चेहरा उतर गया। आज डिनर भी नहीं करेंगे? आपकी पसंद का शोरबा बना है। जी नहीं, अमानत भूख नहीं है, कहकर नबी सीधे अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। रात के 2 बजे रावलपिंडी शहर गहरी नींद में सो रहा था। नबी ने धीरे से करवट बदली और अमानत की तरफ देखा। उसकी गहरी सांसें बता रही थी कि वह सो चुकी है। नबी दबे पांव उठा और स्टडी रूम में दाखिल हुआ। उसने मेज पर रखे एक कागज़ पर कोडवर्ड में लिखना शुरू किया। राजस्थान बॉर्डर पर हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी फोर्स भेजी जा रही हैं। जंगी हथियार और टैंकों की मूवमेंट हो चुकी है। बड़े-बड़े अफसर सरहद पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तुरंत अलर्ट होना होगा। नबी ने खत मोड़कर फाइलों के बीच में छुपाया और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगली सुबह मेजर नबी जल्दी घर से निकला। दफ्तर जाने के बजाय वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा। एक लिफाफा निकाला जिस पर दुबई का पता लिखा था। अपना लिखा कागज़ का टुकड़ा लिफाफे में डाला और उसे अच्छी तरह सील करके पोस्ट कर दिया। फिर नबी दफ्तर चला गया। कुछ दिनों बाद नबी का यही खत दुबई के बजाय दिल्ली के लोधी रोड में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के दफ्तर में एक अधिकारी को मिला। भारत की सुरक्षा एजेंसियां तत्काल अलर्ट मोड में आ गई। राजस्थान बॉर्डर पर भारी तादाद में सैनिक और हथियार भेजे जाने लगे। भारत की युद्ध स्तर की तैयारी और सीमा पर बढ़ते दबाव को देख पाकिस्तान के जनरल ठिठक गए। उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेजर नबी ने खुफिया जानकारी भेजकर करीब 20,000 भारतीय जवानों की जान बचाई थी। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेजर नबी अहमद की तारीफ करते हुए उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। आखिर कौन था ये मेजर नबी अहमद जो पाकिस्तान की फौज में होकर भी भारत के लिए काम कर रहा था? कहानी की शुरुआत होती है 1973 से। यूपी की राजधानी लखनऊ में नेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा था। 21 साल का एक लड़का फौज की वर्दी में स्टेज पर गिरा हुआ था। एक कदम लहूलुहान 4-5 चीनी सैनिक उसे घेर कर रखा था। उगल दे, तेरी फौज की अगली हरकत क्या है? बता, वरना तेरी खाल उतार कर हम वर्दी सिलवा लेंगे। लड़का दर्द से कराहता है लेकिन फिर ठहाका मारकर हंसने लगता है। उसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं,
वह पूरा जोर लगाकर कहता है, हिंदुस्तानी सिपाही की जुबान सिर्फ तिरंगे के सामने खुलती है, तुम जैसे भेड़ियों के सामने नहीं। मारो, जितना दम है मार लो। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। शो के बाद वो लड़का अपना मेकअप साफ कर रहा था, तभी भारी जूतों की आहट सुनाई पड़ी। आंखों में बड़ी फ्रेम का चश्मा लगाए एक रोबीला शख्स उसके सामने खड़ा था। साथ में उसी कद काठी के दो और बंदे दीवार से सटकर खड़े हो गए। वह लड़का चौंका, तभी रोबीला शख्स बोला, अदाकारी अच्छी थी मियाँ, एकदम जान डाल दी। लड़का, शुक्रिया साहब। जनाब, आप रोबीला शख्स, हम वो पारखी हैं जो असली हीरे की पहचान रखते हैं। क्या रियल लाइफ में मुल्क के लिए यही जज्बा दिखा सकते हो? उसके लिए क्या करना होगा? लड़के ने पूछा। रॉ के लिए काम करोगे? ये रॉ क्या है? रोबीला शख्स बोला, यह भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसके लिए काम करना मतलब हथेली पर जान रखकर चलना, दूसरे मुल्क की मान में जाकर जासूसी करना। लड़का थोड़ा रुक कर बोला, माफ़ कीजिएगा साहब, मैं अपनी माँ को छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकता। तुम्हारे पापा एयरफोर्स में थे, ये देश भी तो तुम्हारी माँ है। तुम इसके लिए आगे नहीं आओगे तो कौन आएगा? सोचकर बताना, हम फिर मिलेंगे। उसने लड़के को एक कागज़ दिया, ये लो, इस पर अगली मुलाकात का पता और वक्त लिखा था। सोच लेना, या तो तालियां बटोरने वाले एक्टर बन रहे हो या इतिहास बदलने वाला सिपाही बनो। हम फिर मिलेंगे। लड़के ने कागज़ का टुकड़ा अपनी जेब में रखा और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन वो राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर श्री गंगानगर पहुंच गया। वो लड़का इसी जिले का रहने वाला था और एक कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। कॉलेज में उसकी टक्कर का कोई नहीं था। दोस्त उसे विनोद खन्ना कहकर बुलाते थे। एक्टिंग का सपना पूरा करने के लिए वह लखनऊ में थिएटर करने लगा था। उस लड़के का नाम था रविंद्र कौशिक। वह 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। पिता एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद श्री गंगानगर में एक निजी कंपनी में सेल्स ऑफिसर थे। माँ घर संभालती थी। लखनऊ में थिएटर के दौरान जो लोग रविंद्र से मिले थे वे वाकई रॉ के लोग थे और पिछले कई दिनों से उस पर निगाह रखे थे। रविंद्र कौशिक पर लिखी किताब ब्लैक टाइगर एक जासूस के मुताबिक लखनऊ से श्री गंगानगर लौटते ही रविंद्र सीधे अपने कमरे में गया। दीवार पर भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई थी। रात भर वह भगत सिंह के बारे में सोचता रहा। 23 साल की उम्र में कोई फांसी के फंदे को कैसे चूम सकता है? रविंद्र ने खुद से सवाल किया। फिर भगत सिंह की उन आंखों में देखते हुए उसने अपना जवाब मिल गया, जुनून, देश के लिए मर मिटने का जुनून। फिर उसकी आंख लग गई। सुबह माँ ने आवाज़ दी, रवि बेटा उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना है क्या? रविंद्र तैयार होकर कॉलेज के लिए निकला, लेकिन उसके मन में रॉ अधिकारी की बात गूंज रही थी। वो कॉलेज के बजाय रॉ अफसरों से मिलने निकल पड़ा। श्री गंगानगर में रेल की पटरियों के पास एक पुराना कमरा था। उसके करीब से ही एक नाला बहता था। रविंद्र उसी जगह बैठकर इंतज़ार करने लगा। तभी आवाज़ आई, रोड पर जो गाड़ी खड़ी है उसमें बैठ जाओ। रविंद्र गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद एक खंडहरनुमा घर में पहुंचा। रॉ का एक अफसर दीवार पर रखे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के नक्शे पर कलम से कुछ निशान लगा रहा था। रविंद्र को देखते ही अफसर ने कहा, तुम मिशन के लिए तैयार हो या नहीं, यह पूछकर मैं वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। तैयार हो, इसीलिए ही यहाँ हो। आज से तुम्हारा सारा रिकॉर्ड जला दिया जाएगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सब खत्म। आज रात तुम्हें दिल्ली निकलना है और याद रखना, ये राज किसी को पता न चले, अपनी माँ को भी नहीं। रविंद्र के ज़हन में एक धमाका सा हुआ। आज ही इतनी जल्दी? क्या मैं वाकई यह कर पाऊँगा? पर अफसरों से कुछ नहीं कह पाया। घर पहुँचते ही
रविंद्र अपने कमरे में गया। काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर माँ को बताया, मुझे आज ही दिल्ली जाना है, मेरी नौकरी लग गई है। माँ अमला देवी, 1-2 दिन बाद जाते तो कुछ तैयारी कर देती तुम्हारे लिए। नहीं माँ, अगर आज नहीं गया तो यह नौकरी हाथ से निकल जाएगी। बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रविंद्र ने सामान पैक किया और दिल्ली जाने वाले ट्रेन में बैठ गया। दिल्ली पहुंचते ही वह प्रौ अधिकारियों से मिला। जल्द ही उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। रविंद्र कौशिक की बायोग्राफी लिखने वाली मीनाक्षी अपनी किताब द ब्लैक टाइगर में लिखती हैं, सबसे पहले रविंद्र को इस्लाम धर्म की शिक्षा दी गई, उर्दू बोलना सिखाया गया, पाकिस्तान का भूगोल नक्शा, रहन सहन और अलग अलग शहरों के बारे में बताया गया। मौलवी का काम सिर्फ भाषा सिखाना नहीं था, बल्कि रविंद्र के ज़हन में पाकिस्तान की रूह को उतारना था। एक रोज़ मौलवी ने रविंद्र से कहा, बेटा, उर्दू सिर्फ लफ्ज़ों का मेल नहीं, यह तहज़ीब है। तुम्हारे लफ्ज़ों में वह झलकनी चाहिए, तुम्हारी बातचीत में वह खनक होनी चाहिए जो लाहौर की गलियों में सुनाई देती है। रविंद्र ने दिन रात एक कर दी। कुरान की आयतें ज़बान पर चढ़ गई, नमाज का तरीका रगों में बस गया। उसे सिखाया गया कि एक आम पाकिस्तानी कैसे चाय पीता है, कैसे बड़ों को सलाम करता है। बीच बीच में रविंद्र दिल्ली से श्रीगंगानगर आता था, भाई बहनों के लिए कपड़े लाता था, दोस्तों से मिलता, लेकिन किसी को अपनी ट्रेनिंग के बारे में नहीं बताता। 1974 में वह फिर से श्रीगंगानगर आया। उसके जिगरी दोस्त राजकुमार गौड़ की शादी थी, जो बाद में कांग्रेस के विधायक बन गए। शादी में रविंद्र ने खूब मस्ती की, अपने अंदाज में डांस किया, ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई, पर राज को राज ही रहने दिया। राजकुमार गौड़ ने कई बार टोका, तुम थोड़े बदले बदले से लग रहे हो, पर रविंद्र ने हंसकर उनकी बात टाल दी। गौड़ साहब के पास आज भी रविंद्र की वो तस्वीरें हैं, जिसे दिखाते वक्त उनका मलाल भी जुबान पर आ ही जाता है। वह मुझसे कुछ छिपाता नहीं था, पर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अफसोस तो है, लेकिन उस पर नाज भी है कि उसने देश को सबसे आगे रखा। पाकिस्तान के एक शख्स बड़े हिस्से में पंजाबी बोली जाती है। श्रीगंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, इस वजह से रविंद्र के पंजाबी बोलने का लहजा भी आम पाकिस्तानियों जैसा ही था। रविंद्र को दिल्ली के अलावा पाकिस्तान से लगे अमृतसर और पठानकोट में भी ट्रेनिंग दी गई, ताकि वह पाकिस्तान का कल्चर समझ सके। एक रोज़ रॉ के अधिकारी उसे सुबह सुबह दफ्तर बुलाया। कहा, तुमने बहुत कम वक्त में सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक कमी रह गई है, हम शक की जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। कमी? क्या कमी साहब? रविंद्र ने पूछा। रॉ के अधिकारी ने कहा, तुम्हारी पहचान, ये कागज़ लो और लिखे पते पर चले जाओ। अगले दिन रविंद्र उस पते पर पहुंचा। एक बंद कमरा, हवा में डेटॉल और सर्जिकल स्प्रिट की तीखी गंध, एक स्ट्रेचर और ऊपर एक तेज सर्जिकल लाइट। पास ही एक ट्रे में सर्जिकल चाकू और कैंची रखी थी। आला लटकाए वहाँ खड़े डॉक्टर ने कहा, इस पर लेट जाओ। रविंद्र समझ गया कि उसका खतना होने वाला है। थोड़ा रुककर उसने कहा, लेट जाऊं, पर क्यों? डॉक्टर, यह तुम्हारे पूरे वजूद की निशानी है, इसे मिटाने का मतलब समझते हो? इसके बाद तुम कभी रविंद्र नहीं बन पाओगे। अब भी वक्त है, पीछे हट सकते हो। रविंद्र के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी, माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोस्तों के साथ थिएटर की मस्ती और फिर दीवार पर टंगी भगत सिंह की तस्वीर। रविंद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप अपना काम कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पीछे नहीं हटूंगा। डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तैयार किया। रविंद्र ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली, चेहरे की नसें तन गई, पर उसके मुंह से कोई चीख नहीं निकली। रॉ अफसर अंधेरे से बाहर आते हुए, शाबाश, आज से तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ खून भी कहेगा, तुम एक सच्चे मुसलमान हो। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शैडोज। अब तक 1975 की शुरुआत हो गई थी। रविंद्र ने
रॉ अफसर से कहा, सर मैं अपना मिशन पर जाने से पहले एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। रॉ अफसर ने कहा, पर क्यों? रविंद्र, नौकरी के बहाने दिल्ली तो आ गया, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि पाकिस्तान जाने की बात घर वालों को कैसे बताऊं, क्या बहाना करूं? रॉ अधिकारी ने कहा, घर पर बता दो कि तुम्हारी दुबई में नौकरी लग गई है। हम दुबई के पते से तुम्हारे खत परिवार तक भिजवा देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। अगली सुबह रविंद्र श्री गंगानगर पहुंचा। घर में अंदर जाते ही उछल कर बोला, माँ, दुबई वाली कंपनी का कन्फर्मेशन आ गया है। शानदार सैलरी है। अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ खुशी से रविंद्र को चूमती है। कब जाना है बेटा? रविंद्र माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बस कागजी कार्रवाई के लिए अभी दिल्ली निकलना होगा, वहाँ से फिर दुबई जाना है। इसके बाद रविंद्र ने दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ ली। अगली सुबह वह रॉ के दफ्तर में था। रविंद्र के पुराने डॉक्यूमेंट नष्ट कर दिए गए और नया नाम दिया गया, नबी शाकिर अहमद। ये नाम उसके भीतर इस तरह भर दिया गया कि गलती से भी अपनी पुरानी पहचान जाहिर ना कर सके। उसे बताया गया कि वो इस्लामाबाद का रहने वाला है और उसके अम्मी अब्बू दंगों में मारे जा चुके हैं। इसके बाद एक रोज़ रविंद्र को पाकिस्तान जाने वाली बस में बिठा दिया गया। ये बस अमृतसर से लाहौर जाती थी। कुछ देर बाद अचानक बस रुकी। पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर दस्तावेज जांचे जा रहे थे। आगे की सीट पर बैठा एक आदमी डरा हुआ था। पाकिस्तान आर्मी वालों ने जैसे ही उसका डॉक्यूमेंट देखा, वे आग बबूला हो गए। गाली देते हुए उसके सिर पर बंदूक की बट मारी। खून के छींटे रविंद्र के कपड़ों पर थे। रविंद्र थोड़ा पीछे हटा। तभी पाकिस्तानी फौजी बोल पड़ा, मियाँ, तुम भी हिंदुस्तानी तो नहीं हो? कागज़ निकालो। बात 1975 की है। राजस्थान के रहने वाले कौशिक अमृतसर से लाहौर जाने वाली बस रफ्तार पकड़ रही थी। खिड़की पर सिर रखकर सो रहे रविंद्र को अचानक झटका लगा। बूटों की ठक ठक सुनाई पड़ी। आंखें खोली तो सामने दो पाकिस्तानी रेंजर खड़े थे। एक कड़क आवाज़ में बोला, सब अपनी जगह पर बैठे रहो, कोई हिलेगा नहीं, अपने अपने कागजात निकालो। रविंद्र ने जेब में हाथ डाला, दस्तावेजों को टटोला। एक पल के लिए सहमा, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं है आने दी। आगे वाली सीट पर बैठा एक अधड़ काँप रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कागज़ दिखाओ, रेंजर ने उसे घूरते हुए पूछा। उस आदमी ने कांपते हाथों से दस्तावेज निकालकर रेंजर को दे दिया। पाकिस्तानी रेंजर, नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? अली मोहम्मद, अमृतसर से। हिंदुस्तानी? रेंजर ने उसका कलर पकड़कर खींचा और राइफल की बट पूरी ताकत से उसके सिर पर मार दी। उस आदमी के सिर से खून का फव्वारा निकल पड़ा। खून की बूंद बगल में बैठे रविंद्र के कुर्ते और चेहरे पर गिरी। बस में सन्नाटा सा छा गया। अब पाकिस्तानी रेंजर घूमा, रविंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। रविंद्र का दिल धक धक कर रहा था। अगर आज पकड़ा गया तो कहानी खत्म। उसने बहुत ही तसल्ली से अपना दस्तावेज रेंजर की तरफ बढ़ाए। जनाब, ये रहे कागजात। रेंजर कुछ देर तक कागजात को देखता रहा। नबी शाकिर, लाहौर में कहाँ रहते हो? वो पुराने बस अड्डे के पीछे वाली गली में। एक बड़ी मस्जिद है, उसके बगल में मेरा। रविंद्र ने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया। पाकिस्तानी रेंजर ने उसकी तरफ कागजात उछाले और ठीक है, आगे बढ़ो कहकर चला गया। रविंद्र ने गहरी सांस ली, चेहरे से खून के छींटे साफ किए और चुपचाप बैठ गया। देर शाम बस लाहौर पहुंची। मुसाफिरों की गहमा-गहमी के बीच रविंद्र चुपचाप नीचे उतरा। सामने तैनात पाकिस्तानी अफसरों की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए उसने अपने दस्तावेज आगे बढ़ाए। अफसरों ने सरसरी निगाह डाली, मुहर लगाई और जाने का इशारा कर दिया।
रविंद्र ने गहरी सांस ली, फिर सीधे मेन रोड पर जाने के बजाय एक अंधेरी गली की तरफ मुड़ गया। अजनबी शहर, अनजान लोग और हर कदम पर पकड़े जाने का खौफ। उसने राह चलते एक शख्स से पुराने बस अड्डे का रास्ता पूछा। वहां पहुंचने के बाद वो फर्श पर चादर बिछाकर सो गया। अगली सुबह वह इस्लामाबाद के लिए निकला। दुकान दुकान घूमा, होटलों के चक्कर लगाए, हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां काम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन हाथ लगी मायूसी। थक हार कर उसने कराची का रुख किया। कराची की तपती सड़कों पर भी अगले 10-12 दिन भटकते हुए गुजरे। उम्मीद धुंधला रही थी और पैसे खत्म हो चुके थे। तभी किस्मत ने करवट ली। उसे एक पाकिस्तानी फौजी के घर पर वक्त का पहिया घूमा और 1979 आ गया। रविंद्र की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसने हाथ में कानून की डिग्री थी। वह वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। इसी बहाने पाकिस्तान की जुडिशरी में भी उसका नेटवर्क बनने लगा। एक सुबह जब रविंद्र ने अखबार खोला तो उसकी नज़रें सेना में भर्ती के विज्ञापन पर टिक गई। उसने सोचा, पाकिस्तानी फौज के भीतर पहुंचना यानी सीधे दुश्मन के दिल में खंजर घोंपना। उसने कोडवर्ड में राव को चिट्ठी लिखी। वह भर्ती में शामिल होने जा रहा था। कुछ दिनों बाद उसने राव से जवाब मिल गया। उसने बताया कि इस मिशन में से तुम तुरंत पीछे हट जाओ, यहाँ बड़ा खतरा है। राव को डर था कि दस्तावेजों की जांच हुई तो रविंद्र का भेद खुल सकता है। रविंद्र ने अफसरों की मनाही के बावजूद फॉर्म भर दिया। दिन रात एक कर दिए। फिजिकल टेस्ट से लेकर रिटर्न तक उसने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया। उसका सिलेक्शन भी हो गया। जब दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर तक खबरें पहुंची तो अफसरों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब भारत के पास पाकिस्तानी फौज के भीतर एक ऐसा मोहरा था जो उनकी हर हलचल, हर साजिश और हर तैयारी की खबर सीधे दिल्ली पहुंचा सकता था। दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए। रविंद्र धीरे धीरे फौज के अनुशासन और तौर तरीकों में ढल रहा था, लेकिन उसका निशाना कहीं और था। पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख नज़दीक आ रही थी। परेड की तैयारियां जोरों पर थी और रविंद्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर की दुकान में एक टेलर की दुकान थी। एक शाम रविंद्र वहां नई वर्दी सिलवाने पहुंचा। नाप देने के दौरान उसकी नज़र 20-22 साल की एक लड़की पर पड़ी। वह बड़े सलीके से सिले हुए कपड़ों की तह बनाकर एक तरफ रख रही थी। रविंद्र उसे देखता ही रह गया। साहब, वर्दी 1 हफ्ते बाद ही मिल पाएगी। फौज के कई बड़े अफसरों के ऑर्डर पहले से आए हुए हैं। टेलर की आवाज़ सुनकर रविंद्र का ध्यान हटा। उसने खुद को संभाला और बनावटी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, और वह दुकान से बाहर निकल गया। रात में रविंद्र जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो उसे बार बार उस लड़की का चेहरा नज़र आ रहा था। अगले दिन दफ्तर की जिम्मेदारियों से फारिग होते ही रविंद्र के कदम टेलर की दुकान की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचा तो देखा कि लड़की कुछ ग्राहकों को सिले हुए कपड़े सौंप रही थी। रविंद्र दुकान के बाहर ही रुक गया और उसने खाली होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही आखिरी ग्राहक वहां से गया, वह दुकान के अंदर दाखिल हुआ। सुनिए, कल मैंने वर्दी सिलने के लिए दी थी, क्या वह मुझे जुमे से पहले मिल सकती है? लड़की ने बिना नज़रें उठाए काउंटर पर रखी मोटी डायरी के पन्ने पलटते हुए पूछा, नाम क्या है आपका? नबी अहमद शाकिर, इसी साल फौज में अफसर बना हूँ, रविंद्र ने मुस्कुराते हुए बताया। लड़की बोली, अभी तो बहुत से कपड़े सिलने बाकी है शाकिर साहब, जुमे से पहले मिलना मुश्किल है। अब्बू अभी बाहर गए हैं, उनके आने पर पूछती हूँ कि क्या हो सकता है। जी शुक्रिया कहकर रविंद्र मुड़ने ही वाला था कि उसके कदम फिटक गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, आपका नाम? लड़की ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, अमानत। नाम सुनते ही रविंद्र के दिल में जैसे कोई सितार बज उठा हो। आखिरकार 12 अगस्त की शाम रविंद्र को उसकी नई वर्दी मिल गई। 2 दिन बाद यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम-ए-आज़ादी था।
रावलपिंडी के परेड ग्राउंड पर जब रविंद्र फौज की वर्दी में कदमताल करते हुए गुजरा तो मंच पर बैठे आला अफसरों की निगाहें उस पर टिक गई। उसने खूब वाहवाही बटोरी। परेड खत्म होते ही रविंद्र फौजी लिबास में सीधे टेलर की दुकान पर जा पहुंचा। काउंटर पर अमानत बैठी थी। रविंद्र ने उसके अब्बू से मुखातिब होकर बोला, मास्टर जी, शानदार सिली थी वर्दी। परेड में सब इसी वर्दी की तारीफ कर रहे थे। टेलर ने हाथ जोड़कर कहा, यह तो आपकी मेहरबानी है साहब, जो आपको हमारा काम पसंद आया। रविंद्र बात करते हुए अमानत की तरफ देख रहा था। वह चाह रहा था कि अमानत भी इस वर्दी में उसे देखकर तारीफ के दो लफ्ज़ कहे, लेकिन अमानत ने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान से साथ उसके दूसरी तरफ मुड़ गए। उस दिन के बाद रविंद्र बात करते हुए अमानत कभी दुआ कभी सलाम तो कभी किसी छोटे मोटे काम से लेकर दुकान के चक्कर काटने लगा। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे अमानत भी उसे पसंद करने लगी। अब रविंद्र सोच में पड़ गया, यह प्यार कहीं उसके मिशन में रोड़ा तो नहीं बनेगा। इसी कसमकस में उसने राव को चिट्ठी भेजी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। राव की तरफ से मैसेज मिला, यह तो बहुत अच्छी बात है, शादी होने से किसी को शक भी नहीं होगा। एक रोज़ रविंद्र ने अमानत को मिलने के लिए पार्क बुलाया। उसने सीधे कह दिया, देखो अमानत, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। तू पहले के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? अमानत की नज़रें झुक गई। दिल में वो बात महीनों से दबी थी, आज जैसे खुद ब खुद होठों पर आ गई। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ। फिर एक पल रुककर, लेकिन निकाह के लिए अब्बू से बात करनी होगी। अगले दिन रविंद्र अमानत के अब्बू से मिला और बता दिया कि वह उनकी बेटी से निकाह करना चाहता है। फौजी अफसर, हीरो जैसे कदकाठी। अमानत के अब्बू के लिए ये रिश्ता किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी। जल्द ही दोनों का निकाह हो गया। वक्त गुजरता गया और अब साल आया 1981। रविंद्र को पता चला कि उसके छोटे भाई राजेश्वर की शादी तय हो गई है। उसने राव को चिट्ठी भेजी कि उसे भी भाई की शादी में शामिल होना है, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली। रविंद्र ने राव को दोबारा चिट्ठी भेजी। इसके बाद रविंद्र को भारत लाने का इंतज़ाम किया गया। वह आर्मी को निजी काम का हवाला देकर पहले सऊदी अरब पहुंचा और वहां से दुबई के रास्ते दिल्ली और फिर श्री गंगानगर आ गया। भाई की शादी में उसने खूब मस्ती की, फेवरेट पंजाबी गानों पर डांस किया। इसी दौरान रविंद्र ने उसके भाई से कहा, छोटे भाई की भी शादी हो गई, तुमने देर की तो फिर शादी नहीं होगी। रविंद्र इमोशनल हो गया और पिता को पूरी बात बता दी। मैं रॉ के लिए पाकिस्तान में काम करता हूँ, वहाँ फ़ौज में अफसर बन गया हूँ, शादी भी कर ली है, जल्द पिता बनने वाला हूँ। बिना बताए शादी, और वो भी पाकिस्तानी लड़की से। रविंद्र के पिता को सदमा सा लगा। रविंद्र के बचपन के दोस्त पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार गौड़ बताते हैं कि वो भाई की शादी में बहुत खुश था। 4-5 दिन यहाँ रहा, हर दिन घंटों साथ रहे। एक रोज़ उसने मुझे बताया कि रॉ के लिए पाकिस्तान में काम करता है। उसने पत्नी की फ़ोटो भी दिखाई। उसने कहा था, जल्दी मेरी पोस्टिंग दूसरे देशों में होगी, फिर आराम से भारत आ जा सकूँगा। उसकी बहादुरी से मेरा सीना चौड़ा हो गया, लेकिन मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाया। मैंने वो राज अपने तक ही रहने दिया। इसके बाद रविंद्र फिर से पाकिस्तान पहुंचा और अपने मिशन में जुट गया। जल्द ही प्रमोट होकर वह मेजर बन गया। इसी दौरान उसे बेटा हुआ, नाम रखा अरीब। अरीब यानी फतह पाने वाला। यह खुशी उसने चिट्ठी भेजकर पिता से भी जाहिर की। यह वो दौर था जब एक तरफ पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा था। सेना में होने की वजह से
रविंद्र को फौज की तैयारी, मूवमेंट और पोजीशनिंग के बारे में पता लग जाता था तो यह सारी सूचनाएं भारत भेज देता। उन सूचना की वजह से भारत ने राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिश नाकाम कर दी। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक रविंद्र की खुफिया सूचनाओं की वजह से 20,000 से ज़्यादा भारतीय जवानों की जानें बची थी, लेकिन 1983 आते-आते ओहदे की वजह से रविंद्र को खुफिया जानकारी भेजने में दिक्कत आने लगी। वह हमेशा सिक्योरिटी के बीच में रहता, घर पर भी सुरक्षा गार्ड रहते। उसे अमानत से भी अपना राज छुपाना था। ऐसे में उसकी मदद के लिए रॉ ने इनायत मसीह नाम के एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन वह आईएसआई के हाथे चढ़ गया। आईएसआई ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया। इनायत टूट गया और राज उगल दिया। उसने बताया, पाकिस्तान आर्मी में नबी अहमद नाम का मेजर है, वह भारत का जासूस है। उसी से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आईएसआई ने इनायत से कहा कि वह नबी को मिलने के लिए बुलाए। इनायत ने वैसा ही किया। कराची के जिन्ना गार्डन में दोनों का मिलना तय हुआ। शाम 7:30 बजे रविंद्र गार्डन में पहुंचा। वहां पहले से इनायत उसका इंतज़ार कर रहा था। इधर पाकिस्तान आर्मी के जवान और आईएसआई के अधिकारी गार्डन के बाहर छुपे थे। इनायत और रविंद्र दोनों मिले, बातें की। फिर इनायत ने रविंद्र को एक डॉक्यूमेंट दिया। तभी पीछे से आकर फौज ने रविंद्र को दबोच लिया। रविंद्र का भेद खुल गया। उसे पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में रखा गया। उस पर कई तरह के जुल्म किए गए। रात रात भर सोने नहीं दिया जाता। बर्फ़ की सिल्लियों पर लेटाया जाता। शरीर के हर हिस्से पर जख्म, उस पर नमक लाकर छोड़ दिया जाता। रविंद्र को डबल एजेंट बनने की यानी पाकिस्तान के लिए काम करने का भी ऑफर मिला, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद अमानत सियालकोट जेल में रविंद्र यानी नबी से मिलने पहुंची। साथ में बेटा अरीफ भी था। अमानत को देखते ही रविंद्र फपक कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो अमानत, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अमानत एकटक नबी को देखती रही, कुछ कह नहीं पाई। काफ़ी देर तक सलाखों के बाहर खड़ी वह सिसकती रही, फिर लौट गई। काफ़ी देर तक वो सलाखों के बाहर खड़ी रही और सिसकती रही, फिर लौट गई। इसके बाद वो दोबारा रविंद्र से नहीं मिली। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षा वर्मा अपनी किताब रॉ सीक्रेट में लिखती हैं, जासूसी करना जान हथेली पर लेकर फिरने जैसा है। पकड़े जाने पर यह चमत्कार की उम्मीद नहीं होती। जिसके लिए काम करना होता है वह भी हाथ खींच लेते हैं। यही खेल का अलिखित सीधा सा नियम है। रविंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। जेल में रहते हुए रॉ को कई खत भेजे पर कोई जवाब नहीं मिला। रविंद्र ने जेल से परिवार को खत लिखे। उनके खत उर्दू में लिखे होते थे। पहला खत पिता को मिला। पता चला कि रविंद्र पाकिस्तान की जेल में बंद है। उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने परिवार में किसी से इसका जिक्र नहीं किया। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। कई दिनों तक रविंद्र का वह खत पुरानी फाइलों के बीच में पड़ा रहा। एक दिन छोटे भाई की नज़र उस खत पर पड़ी। पड़ोस से उर्दू जानने वालों को बुलाया गया। तब परिवार को पता चला कि रविंद्र जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में बंद है। परिवार ने रविंद्र की रिहाई के लिए रॉ और भारत सरकार से गुहार लगाई। कई खत लिखे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1985 में रविंद्र को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 5 साल बाद यानी 1990 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को 25 साल के आजीवन कारावास में बदल दिया। 90 के दशक में रविंद्र ने खत लिखकर परिवार को बताया कि उसे टीबी हो गई है। पाकिस्तान में उसकी दवाई नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान की तरफ से टीबी की दवाइयाँ पाकिस्तान को भेजी गई, लेकिन रविंद्र तक नहीं पहुंच पाई। नाराज़ और भारी मन से रविंद्र ने 18 नवंबर 2001 को एक खत लिखा। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही सज़ा मिलती है?
अगर मैं अमेरिकी एजेंट होता तो 3 दिन के भीतर ही मुझे छुड़ा लिया जाता। 3 दिन यानी 21 नवंबर 2001 को रविंद्र जिंदगी की जंग हार गया। उसे मुल्तान जेल में दफना दिया गया। पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ कहते हैं, उसके जाने के बाद सब कुछ वीरान हो गया। परिवार ने घर भेज दिया, कुछ लोग जयपुर चले गए तो कुछ दूसरे शहरों में जाकर बस गए। अब तो उसका घर भी तोड़ दिया जाएगा, आखिरी निशानी भी मिट जाएगी। 18 साल पाकिस्तानी जेल में कैद रहे रविंद्र की मौत के बाद उनके परिवार को सरकार की तरफ से हर महीने 500 रुपये बतौर पेंशन दी जाने लगी। बाद में यह रकम बढ़ाकर 2000 रुपये महीना कर दी गई, लेकिन 2006 में रविंद्र की मां की मौत के बाद पेंशन मिलना बंद हो गई। रविंद्र के माता पिता और छोटे भाई का निधन हो चुका है। 2012 में बेटे अरीफ की भी मौत हो गई। पत्नी अमानत अभी कहाँ है यह किसी को नहीं पता। यह थी पूरी कहानी भारत के एक ऐसे जासूस की जो पाकिस्तान में रहकर भारत को खुफिया जानकारी देता था। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।